गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और एरिया वेक्टर। तो हमें पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए पहले हमें एरिया वेक्टर जानना होगा। तो एरिया वेक्टर जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम कोई एक, जैसे ये है हमारा, तो ये क्या है हमारा, एक प्लेन है, दिस इज प्लेन। ये हमारा एक प्लेन है, प्लैनर सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इस साइड का इधर होगा, इस साइड का जो पीछे है इसका पीछे वाले का, ये जो पीछे है इसका इधर होगा, ये जो सरफेस है इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा। तो ये हमारा जब भी कोई प्लैनर सरफेस होगा तो उस केस में हम उसके आउटवर्ड लेंगे। तो ये प्लैनर अगर कोई एलिमेंट है, अच्छा आउटवर्ड लेंगे। आउटवर्ड मीन्स क्या, 90 डिग्री पे लेंगे। कहने का मतलब अगर जैसे ये हमारा एक एरिया है इतना, ये लेंथ है, ये विड्थ है। तो अगर ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो इसमें क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड। और आउटवर्ड कैसा, हमेशा परपेंडिकुलर। आउटवर्ड इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट, द मोस्ट एक्यूरेट वर्ड फॉर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया। यानी इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके से ये है हमारा, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। इधर है, ये जो है, ये वाला पीछे जो आपको नहीं दिख रहा है, उसका क्या होगा, इस साइड होगा। ये जो नीचे वाला है सरफेस, जिसका ये विड्थ है, ये लेंथ है, उसका क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो प्लैनर एलिमेंट की बात करें, प्लैनर एलिमेंट की बात करें तो इसमें डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या है, मान लीजिए कोई सरफेस एरिया ds है, इसके साथ हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन डिफाइन हो गया। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो जैसे कोई प्लैनर एलिमेंट है, प्लैनर एलिमेंट मीन्स क्या, एक प्लेन में जो हो, जो कि एक प्लेन में हो, तो उसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, कैसे बताया हमने, जैसे ये हमारा एक प्लैनर एलिमेंट है, तो इसमें कितने हैं, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये है, एक हमारा इधर वाला, एक इधर वाला है। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इधर होगा। इसका परपेंडिकुलर ऐसे इस तरीके से है, तो इसका किधर होगा, इधर होगा। ये कैसे हमारा इधर है, तो ये मतलब कि इस तरीके से है ना, तो इसका नीचे होगा। अगर ये इस तरीके से ये लेंथ है तो इसका इधर होगा। ये जो पीछे है इसका किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो अगर प्लैनर हमारा एलिमेंट है तो उस केस में डायरेक्शन जो होगा नॉर्मल होगा टू द सरफेस। अगर हमारा मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस है, अभी कर्व्ड सरफेस क्या होता है, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हमारा कोई भी इस तरीके से, जैसे बॉल होता है, ये बॉल है हमारा, इस तरह से गोल सा बॉल है ये, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा हमेशा आउटवर्ड होगा इस तरीके से। जैसे ये छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये हमारा एक छोटा सा, ये यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा इतना सा एक चार्ज है। तो मैंने कल बताया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड। तो केवल एक डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस चार्ज से इधर भी जाएगा, इधर इधर इधर, इस तरीके से। तो ये पूरा क्या हो रहा है, इस तरह से सरफेस क्रिएट कर रहा है ना, और स्फेरिकल सरफेस क्रिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे बॉल होता है, जो कॉस्को की जो बॉल होती है खेलने वाली, जो क्रिकेट खेलते हैं, उसको हमने बीच से कट करके उसके बीच में चार्ज रख दिया, तो उसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड जो होंगी किधर जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक सरफेस जो होगा दैट इज स्फेयर। तो वो क्या है, इसी तो ऐसे सरफेस क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया, ये जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर
विल बी आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस। तो इसका जैसे ये हमारा पूरा गोल है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, इधर 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 इधर, ये सारे हमारे हो जाएंगे क्या, एरिया वेक्टर। तो ये हमारा एरिया वेक्टर डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ से आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कैसे होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है समझिएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से ऐसे हमारा, कहने का मतलब ऐसे आप समझिए कि ये जैसे हमारा, ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है हमारा इस तरीके से बाहर से आ रही है। तो जब इस तरीके से बाहर से आएंगे तो क्या होगा समझिएगा। बेसिकली जब हम इसको करेंगे इस तरीके से, देखिए आप, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से आ रही है, ये इसका अपर लिमिट, ये इसका लोअर लिमिट, दिस इज लाइक दिस। कहने का मतलब जो यहाँ से आ रही है और यहाँ से जितना ये सरफेस रीजन उतने से पास कर रही है। तो ये कैसे पास करें, इस सरफेस के लिए नॉर्मल है ना, देखिए नॉर्मल है ये सब इस तरीके से। तो उस केस में ये वही है, ये जो इस तरीके से नहीं है, मतलब कि बाहर इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मतलब कि जितने नंबर में, जितनी संख्या में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो अगर मान लीजिए जैसे किसी ने बोला कि सर हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड का डायरेक्शन जो इस तरीके से, इसका मतलब ये बाहर की ओर है। अगर सर इस तरीके से ना हो सकता है ऐसे हो। भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरीके से, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर इस तरीके से ना हो सकता है ऐसे हो, इस तरीके से हो। तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा। तो ये जो भी हम बता रहे हैं ये सारा जो है, पहली चीज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये याद रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर, ये जो है दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है हमारा वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था थ्रू आउट द इफेक्टिव एरिया, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जैसे अगर हमने ये कहा ऐसे है, अब इस केस में देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रही थी तो नॉर्मल थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हो गया इस तरीके से। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ये इस तरीके से होना चाहिए था ऐसे, यहाँ पे ये जो है हमारा इस तरीके से होना चाहिए था, ये ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की, क्योंकि परपेंडिकुलर सरफेस है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ना हो कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में हो रही है, तो फिर सर्टेन एंगल बनाएगी ना। तो लेकिन हमने फ्लक्स क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की उतनी संख्या जो नॉर्मली मतलब कि परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं सरफेस से, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होगा, फिर वही चीज यहाँ पे हमारा इस तरीके से आप लेंगे ऐसे, और ये जैसे है, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ये एक्चुअल होना चाहिए बट है नहीं, तो कैसे, इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इससे ये इतना ये जो है इस तरीके से, तो इसके बीच का जो एंगल है वो हम लेंगे, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, हमने माना थीटा हो जाएगा।
तो फिर इसका कॉस कंपोनेंट क्या होगा? देखिए एक्स एक्सिस ही तो है एक तरीके से, और ये हमारा ये सीधा जो ऊपर चला जाएगा हमारी सर की ओर वो वाई एक्सिस है। तो अगर इसे ये थीटा बना रहा है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? कॉस कंपोनेंट, और यही इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली अब देखते हैं क्या मैं कह रहा था। ये मान लीजिए हमारा कोई प्लानर एलिमेंट है, इससे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब कि पहले परपेंडिकुलर ऐसे था, अब नहीं है। तो अब इस केस में हमें फ्लक्स फाइंड करना है। अभी भी ये हालांकि यूनिफॉर्म ही है, ये जो है अभी भी यूनिफॉर्म ही है थ्रू आउट द सरफेस, लेकिन डायरेक्शन इसका चेंज्ड है। चेंज हो गया ना, ऐसे जाना चाहिए था बाहर की ओर, मतलब कि बाहर की ओर। अब ऐसे तो हम लिख नहीं सकते ना, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया था पिछले केस में। तो अब ये कहने मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ना हो कि ऐसे हो गया है। एक्चुअली किधर होना चाहिए था? इधर, बट ये अब ऐसे हो गया है, इधर जा रहा है। तो इसके बीच में यहाँ पे ये इसके बीच में आप अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा ना, यहाँ से यहाँ पे वही एंगल होगा। तो ये इस तरीके से हम, ये थीटा है, दिस इज थीटा। तो मैंने आपको कंपोनेंट रेजोल्यूशन बताया था, याद रख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। अगर किसी को ना आए तो कमेंट में आप टाइप कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियोस के कमेंट में। तो यहाँ पे हम ये एक्स एक्सिस, तो हमने फिर इसको वही एक्स और वाई एक्सिस से पहले ब्रेक करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि थीटा के अलॉन्ग है तो उस केस में कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस कंपोनेंट। जिस एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो इसके अलॉन्ग हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ई साइन थीटा। ये कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा। तो अब यहाँ पे ये ई साइन थीटा है, दिस इज ई कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? दिस इज ना, क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे दिखा रहे हैं एक्चुअली क्या है? ये बाहर की ओर है, इसमें हम बाहर की ओर ऐसे लिख नहीं सकते ना, तो इसको इस तरह, तो ये बाहर की ओर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही हुआ ना। तो इस केस में हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू काउंट होगा। अच्छा, इतनी देर से हम ये फ्लक्स लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, बट ये जो है यहाँ पे ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो दिस इज रिप्रेजेंटेड विद फाई, दिस इज फाई, फाई ऑफ ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई फॉर इलेक्ट्रिक, फाई फॉर फ्लक्स। तो ये हमारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई ऑफ ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, ये हमने बताया था क्या? अच्छा, यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट केस की बात करते हैं, ये जो था, जब हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड परपेंडिकुलर था, तो उस केस में, और मान लीजिए कि इसका एरिया जो है ds है दोनों का, तो उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटे, क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ds। तो फाई इक्वल्स टू E इंटू ds। बट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा नॉर्मली हमारा नॉर्मली पास कर रहा है इस सरफेस से, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली कौन सा कंपोनेंट पास कर रहा है? E cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वीडियो में आ रहा है, एक मिनट देखें, हाँ ठीक है आ रहा है। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा E cos थीटा इंटू ds। जब यहाँ पे E cos थीटा इंटू ds करेंगे तो एक चीज याद रखिए, हमने शुरू में ही आपको एरिया वेक्टर पढ़ाया था, मैंने बताया था एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है ये भी मैंने बताया था। किसी जो एरिया एलिमेंट है, कोई भी चाहे प्लानर एलिमेंट है या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है एलिमेंट है, तो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए हम उसके वेक्टर साइन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी इसके डायरेक्शन आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ds लगा देंगे। तो देखिए a b cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? a डॉट b का होता है ना,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वेक्टर ई डॉट डी एस, ये क्या हो जाएगा हमारा फाई ऑफ ई। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बना इसको हम यहाँ पे लिखते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कॉस थीटा फाई ऑफ ई। अच्छा, यहां पे अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो देखिए ये क्या था हमारा ds था, ये ऐसे आ रहा था ना और इस तरीके से था। अगर ये हमारा कहने को ये 0 हो जाए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग ही आ जाए, एक्स एक्सिस ऐसे ही तो होगा, वाई एक्सिस हमारा इस तरीके से होगा ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ऐसे हो गया था इस केस में, ये इस तरीके से हो गया था, ये ऐसे हो जाए। एंगल हमने क्या बताया था, इनके और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर ना होकर इस तरीके से ऐसे चल जा रहा था। अगर ये 0 होने का मतलब ये एंगल क्या हो गया, 0 के मतलब कि ऐसे आ गया। तो ये फर्स्ट केस हो गया ना। इसमें हमारा क्या था, ये बेसिकली ऐसे और इस तरीके से था, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो कैसा था, ये एक्चुअली ये हमारा इसके बीच का लगने वाला है। अगर ये 0 हो जाए तो यही फर्स्ट केस आ गया ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ई डी एस कॉस 0 और ई इंटू डी एस जो होता है कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ई इंटू डी एस यही तो आ गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और हमारा टॉपिक है, ये जितने भी पढ़ रहे थे सब हम किसके लिए पढ़ रहे थे, ये याद से लिख लीजिएगा। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी तो हमने चली जो हमने सरफेस एरिया लिया है वो प्लानर लिया है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया होता तब क्या करते, इस तरह से गोल सा जैसे बॉल होता है पूरा इस तरीके से एकदम गोल बॉल है, तो उस तरीके का सरफेस है, तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड पास कर रहा है, तो कैसे होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी आपका कोई हमारा कर्व्ड सरफेस होता है, ये कर्व्ड सरफेस ही तो है बॉल जो है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन सा होता है, जो पास कर रहा होता है आउटवर्ड बाहर। इससे मतलब कि इधर 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 ये इस तरीके से चारों तरफ बाहर की ओर, चारों तरफ ये ऐसे इस तरीके से ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे पूरा ये ऐसे इधर इधर ऐसे इस तरीके से, ये होगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा। परपेंडिकुलर नहीं होगा, यहाँ पे आउटवर्ड लेंगे, ठीक है। वो बेसिकली अगर स्फीयर लेंगे तो बाहर की ओर जो आउटवर्ड होता है वो अपने ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है, आपको पता ही है, यह सर्कल ही कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। अच्छा, तो ये था हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेकेंड केस है हमारा, इसको डिलीट करते हैं। जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फॉर दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज केस सेकेंड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, तो जो सरफेस है, ये जो हम कोई भी सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया वेक्टर कोई भी, तो मान लीजिए हमने इस तरीके से ऐसे कोई हमने क्लोज सरफेस लिया, अभी क्लोज की बात बाद में करेंगे। हमने कोई एक सरफेस लिया, प्लानर लिया, या कोई भी ऐसे रैंडमली हमने एक शेप का कोई सरफेस एरिया ले लिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा है। यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E3 है, इसी तरीके से यहाँ पे E4 है, इसी तरीके से E5 है।
तो हर प्लेस पे डिफरेंट है। वहाँ पे क्या था, थ्रू आउट द सरफेस एक ही था इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की ओर आ रहा था, इस तरीके से बाहर की ओर आ रहा था, उसकी वैल्यू कैपिटल ई ही था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि वैल्यू एट डिफरेंट प्लेसेस। मैंने आपको बताया था फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ई ऑफ आर वेक्टर। यहां पे आर की वैल्यू 1 तो E1 E2 E3 वैल्यू चेंज होती जाएगी। वहां पे सिंपल हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसे केसेस में हम सिंपली क्या करते हैं, जब इस तरीके से होता है तो वहाँ पे डिफरेंट रीजन में हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ये जो हमारा एरिया वेक्टर है इसको हम छोटे छोटे, दैट मीन्स इतने रीजन में तो ये E1 होगा ना, इतने रीजन में तो E1 की वैल्यू सेम होगी, इतने रीजन में E2 की होगी, इसी तरीके से इस तरह। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज E डॉट ds1। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम क्या करते थे, E ऑफ R करते थे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा इनटू ds का समेसन, सॉरी ये ठीक से लिख देते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल फाइव जो होगा E1 ds1 सिंपल सा, कोई मतलब नहीं, प्लस E2 किताबों मुझे दे रखा है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आप सिंपल ये इससे समझ जाएंगे। ds1 एरिया जो है हमारा उसमें E1, ds2 जो एरिया है उसमें E2, तो इस तरीके से E2 इंटू ds2 प्लस E3 इंटू ds3। और यस ये एरो साइन वेक्टर का जरूर रिप्रेजेंट करना है। आप 201 जितने होंगे तो इन सबको समीशन को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये जो है हमारा दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछा नहीं जाता, कभी कभार IITs में भी पूछा जाता है इसलिए बता दिया, इवन मेडिकल में भी एक आध बार पूछा गया है, बट मोस्टली ये फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो है IITs के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, आप देख लेंगे बाकी चीज़ें। और जो कोई अगर टॉपिक छूट जाए प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम पे। अब तक का जितना भी पढ़ा है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जितने फॉर्मूले हमने डिराइव किए सारे के सारे इस गॉस थ्योरम से यूज हो जाते हैं। चलिए अब है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेसिकली होता क्या है समझिएगा। गॉस थ्योरम जो है बेसिकली ये आपसे ये कहता है, फर्स्ट चीज ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे ये बताया था इस तरीके से, तो इसका मतलब ये था हमारा, इसका मतलब हमारा ये था, देखिए ये ओपन है चारों तरफ से, तो इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है। अभी बता रहे हैं इसका क्या मतलब है। गॉस थ्योरम, पहले हम इसका स्टेटमेंट याद करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से बताया था। फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। कितनी संख्या में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस के नॉर्मली पास करते हैं वो फ्लक्स होता है। लेकिन गॉस के लिए कहता है कि टोटल नंबर ऑफ जो फ्लक्स होता है किसके लिए, फॉर क्लोज सरफेस, दिस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि दिस इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ज होता है दैट इज एनक्लोज्ड,
टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ENCLOACD, ENCLOACD, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड टाइम्स इंटू 1/ε0, ये हमारा टोटल फ्लक्स होता है। अब यहीं पे ये एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड क्या है, दिस इज Q, एनक्लोज्ड बेसिकली क्या है, तो मैंने अभी आपसे बताया कि दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, दिस इज SURFACE, क्लोज सरफेस। तो यहीं से सारी चीज़ें अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहने का मतलब ये है, सिंपली सी बात है कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, अगर कोई चार्ज है किसी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर रखा है, जैसे हमने माना कि ये एक चार्ज है, यहाँ पहले जैसे बताया था, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड बाहर की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से ऐसे चारों तरफ जाएंगी। तो जब जाएंगी तो वैसे ही यहाँ पे गॉस थ्योरम उसी के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें वो चार्ज जो है किसी क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड हो, क्लोज्ड सरफेस एलिमेंट से एनक्लोज हो, यानी कि चार्ज जो है एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा होना चाहिए, ये चार्ज जो है इसके अंदर रखा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इनक्लोज टोटल चार्ज होता है, याद रखिएगा, दिस इज, अब यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, दिस इज टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। कहने का मतलब इस चार्ज, सर ये जो क्लोज सरफेस एरिया है, कोई सरफेस एक क्लोज्ड एलिमेंट है, इस तरह से बंद, जैसे ये कॉस्को की बॉल होती है, उसको काटे भी से उस पर ढेर सारे चार्ज रख दें और उसको फिर वैसे बॉल को इस तरह से जोड़ दें तो एकदम पूरा क्या है, क्लोज सरफेस एरिया बना लेगा। तो यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। तो इस तरीके से जो हमारा क्या है, इस क्लोज सरफेस में क्या है, एनक्लोज्ड है, इसके अंदर बंद है, तो टोटल एनक्लोज चार्ज लेते हैं। तो खाली यहाँ पे एक चार्ज नहीं होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो दिस विल बी Q1, टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज, टोटल एनक्लोज चार्ज, एनक्लोज टोटल चार्ज कितना होगा, Q1, अच्छा कुछ बाहर भी है, ये Q4, Q6, Q7, इस तरीके से इस क्लोज सरफेस के बाहर भी है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा चार्ज लेंगे हमने बताया केवल जो क्लोज सरफेस एरिया के अंदर होगा, बाहर के चार्ज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो केवल ये होगा, दिस विल बी नॉट इंक्लूडेड टू बी फाइंडेड फॉर गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो अपॉन या फिर इंटू 1/ε0। तो ये गॉस थ्योरम होता है कि टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज सरफेस इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज टाइम्स 1/ε0 बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे इसी के आगे थोड़ा सा हम लिखते हैं, तो हमने इन सबको Q एनक्लोज T माना था, तो अब यहाँ पे फाई इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड टोटल ENT लिख दिया हमने अपॉन ε0। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई मीडियम दे रखा है, तब आप कैसे करेंगे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ये माइक सही कर दें। तो यहाँ पे हमारा जब Q एनक्लोज्ड होगा तो इस केस में जो हम सिंपल लिखते हैं वो देखिएगा, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 अपॉन ε0। अगर मान लीजिए यहाँ पे मीडियम दे रखा है, ये एयर की बजाय कोई मीडियम है, तो उसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होगा ना, तो उस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस ε0 को K से मल्टीप्लाई कर देते, याद है बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वहाँ पे हम सिंपली दिस इक्वल्स टू QENT एनक्लोज्ड टोटल अपॉन K इंटू एप्सिलॉन। तो ये हमारा गॉस थ्योरम है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, ये तो केवल मैं चार्ज की बात कर रहा था। तो ये जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड क्रिएट करेगा ना,
पॉजिटिव से निगेटिव, अब निगेटिव से पॉजिटिव तो नहीं जाता, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड बनाता है ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के कारण। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट आ जाता है, दिस ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे ये जो होता है, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसके साथ हम इस तरीके से लगा जाते हैं, ये जो होता है हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन को बताता है। और यहाँ पे फिर वही ई डॉट डी एस, क्योंकि फ्लक्स है, फ्लक्स का पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस जो है ये वही है, लेकिन क्या है यहाँ पे डिफरेंट, देखिए कई सारे चार्ज है ना, तो कई सारे चार्ज होने के कारण क्या होगा, सबका अपना ये, यानी कि इस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कैपिटल ई उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, तो टोटल कितना होगा। तो इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब छोटे छोटे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट होगा, छोटा एलिमेंट, तो इस तरह से कई सारे होंगे, तो उनको इंक्रीज करने के लिए हमने इंटीग्रेशन, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, जब हम इंटीग्रेशन में हम इस तरीके की चीज़ लगाते हैं तो क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो यही है गॉस थ्योरम। कल हम इस पे गॉस थ्योरम को, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान समझ लीजिएगा। तो यही चीज़ होता है, दिस इज गॉस थ्योरम। यहाँ से हमारा इतना, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।